हेलो नमस्कार। मैं सीताराम बावता और आप देख रहे हैं राजस्थान बुकशाला, एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय में सभी बात करेंगे अक्षांश, देशांतर, राजस्थान के प्राचीन नाम हो गए, उसी के साथ राजस्थान का क्षेत्रफल वगैरह सभी बात करने वाले हैं। जुड़े रहे हमारे से लगातार और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी है राजस्थान बुकशाला के नाम से, उस पर जाकर आप छोटे छोटे वीडियो देख सकते हैं राजस्थान से रिलेटेड। तो राजस्थान की किसी भी भर्ती में आप भाग लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय शुरू करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले होगा हमारा राजस्थान के प्राचीन नाम क्या होंगे। राजस्थान के प्राचीन नाम होंगे, राजस्थान के प्राचीन नाम में रहने वाला है सबसे पहले ब्रह्मवर्त, यानी कि ब्रह्मवर्त शब्द राजस्थान को कब कहा गया? तो ब्रह्मवर्त शब्द कहा गया था ऋग्वैदिक काल में। कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। इसी के अलावा हम रामायण की बात करें तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी रचयिता हैं। इसमें मरुकांता शब्द से कहा था। किसे कहा था? मरुकांता शब्द से वाल्मीकि जी ने पुकारा था किसको? राजस्थान को। आगे बात करें, सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़, यानी बसंतगढ़ शिलालेख सबसे प्राचीन शिलालेख है। यह सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही का है, जिसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। कौन से शब्द का उल्लेख किया था? राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। कौन से शिलालेख में? बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का सबसे पहले उल्लेख किया था। आगे हम बात करें तो आगे होने वाला है जॉर्ज थॉमस ने। आपने नाम सुना होगा जॉर्ज थॉमसन, यानी कि 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनने सबसे पहले अपनी यानी कि पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने 1805 में, किसमें? 1805 में विलियम फ्रेगनेली द्वारा प्रकाशित में मिलता है कि उन्हें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था, राजपूताना शब्द का। कौन से शब्द का? राजपूताना शब्द का उल्लेख किया था। सबसे पहले पूछ लिया जाए, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में कौन से शब्द से पुकारा था? तो ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मवर्त शब्द से। फिर बाद में पूछ लिया जाए वाल्मीकि जी ने रामायण में कौन से शब्द से राजस्थान को पुकारा था? तो आपको बताना है मरुकांता शब्द से। कौन से? मरुकांता शब्द से। आगे है जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन पहले व्यक्ति थे जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। इस भूभाग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। यह 1805 अपनी पुस्तक जो जॉर्ज थॉमसन है, अपनी पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज, इसमें आपका यह विलियम मिलता है, प्रेरित द्वारा प्रकाशित मिलता है। इसमें जो हमारा होगा, अंग्रेजों ने इसका नाम राजपूताना शब्द से पुकारा रखा था। क्या रखा था? राजपूताना शब्द रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि यह जॉर्ज थॉमसन एक अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज था, और इसने यह राजपूताना शब्द की खोज की, तो सभी अंग्रेज इसे राजपूताना कहने लगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यह आता है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और राजस्थान शब्द का उल्लेख तो पहले हो गया था बसंतगढ़ शिलालेख में, लेकिन राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यह हमारे यह खास कोई आदमी देख रहे हैं, यह आदमी है कौन? कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के सभी यानी कि किसी इतिहास में देख लो, इसका बड़ा सबसे बड़ा हाथ है। कर्नल जेम्स टोड अपनी पुस्तक है द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग करने से सभी राजस्थान शब्द का कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले प्रयोग किया था। और कौन से शिलालेख में इसका उदाहरण था? तो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? सिरोही में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। क्या राजस्थान की स्थिति बात करते हैं? राजस्थान की स्थिति हम विश्व में बात करते हैं, यानी कि पूरा वर्ल्ड में राजस्थान कौन सी दिशा में है? तो हम बात करेंगे पूरे राजस्थान, यानी कि यह हमारा मैप हो गया, चारों दिशा हो गया, हमारी पृथ्वी वर्ल्ड संसार हो गया, जिसमें हमारा होगा राजस्थान उत्तर और पूर्व में कौन सी दिशा में होगा। क्वेश्चन आ जाता है कभी भी कि राजस्थान पूरे संसार में कौन सी दिशा में है, तो आपको क्या बताना है?
उत्तर और पूर्व में राजस्थान है। आगे बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप की, यानी कि हमारा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो हम एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में होगा दक्षिण और पश्चिम में। कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण और पश्चिम में रहने वाला है। आगे बात करते हैं हम हमारे भारत की, तो भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में है, आप कमेंट करके बताइए भारत राजस्थान की कौन सी दिशा में रहने वाला है, इसकी स्थिति क्या होगी। तो आपका पता होगा भारत में उत्तर पश्चिम में है। कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान रहने वाला है। तो आप मैप में देख लीजिए, मैप में यह होगा उत्तर पश्चिम में। कौन सी दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम में होगा। हम पूरे विश्व की बात करें तो कौन सी में होगा, उत्तर पूर्व में होगा। यदि हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में होगा। तो यदि हम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम में रहने वाला है हमारा राजस्थान। आगे हम बात करें अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ है, अक्षांशीय दृष्टि से हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। कितने गोलार्ध में, कौन सी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और यदि हम बात करें देशांतरीय दृष्टि से तो पूर्वी गोलार्ध में है। अब कहेंगे सर ये अक्षांशीय और देशांतरीय क्या होता है, हमें तो अभी 12वीं पास करे हैं और 12वीं में क्या जानते हैं, अभी जीके पढ़ने लगे हैं। तो चलो हम पूरी डिटेल से बताने वाले हैं अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है अक्षांश और देशांतर। हम बात करें अक्षांश और देशांतर की, अक्षांश पूर्व से पश्चिम के मध्य जो ग्लोब, यह आप ग्लोब देख रहे हैं, सभी ने देखा होगा अपनी स्कूल के प्रिंसिपल के जो टेबल पर धरा रखा है वो क्या होता है, ग्लोब होता है। उसमें जो आडी तिरछी लाइनें हैं उनको क्या कहता है, इनको पूरे को ग्रिड लाइन कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिड लाइनें कहते हैं। जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन कहते हैं। हम बात करें पूर्व से पश्चिम की, यानी कि ये रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। हम बात करें इन खड़ी लाइनों की, एक खड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। आडी लाइनों को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। यानी कि पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश कहेंगे। और हम बात करें उत्तर से दक्षिण के मध्य में, उत्तर से दक्षिण के मध्य में जो काल्पनिक रेखाएं हैं हम उनको देशांतर कहेंगे। अक्षांश से दूरी की गणना देशांतर के समय की गणना भी होती है। यानी कि अक्षांश है, यह अक्षांश रेखा होगी या देशांतर, तो इनकी दूरी भी गणना की जा सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं और कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो चलो हम बात करते हैं ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं की संख्या होगी 189। कितनी संख्याएं होंगी, 189 संख्याएं होंगे। यदि हम बात करें तो रेखाओं की बात की है, कुल अक्षांश रेखाओं की, रेखा कितनी होंगी, 189 होंगी। यदि हम ग्लोब पर कुल अक्षांश की संख्या की, यानी कि एक तो अक्षांश होता है और एक अक्षांश रेखाओं होता है, तो अक्षांश कितने होंगे, 181 होंगे और अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, 189 होंगी। आगे बात करते हैं ग्लोब पर कुल कितने देशांतर हैं। कुल देशांतर तो होंगे 360, कितने, 360 होंगे। यदि हम दो अक्षांशों की मध्य दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि अक्षांशों की मध्य दूरी ज्ञात करेंगे तो 113, यानी कि 111.13, 1 2 3 कितने होंगी, 111.13। तो हम यह कैसे निर्धारित मानेंगे, क्या होगा, यह निर्धारित होगा। आगे हम बात करें दो देशांतरों की मध्य, यानी अक्षांशों की दूरी हो तो वो निर्धारित रहती है, निश्चित रहती है। लेकिन हम देशांतरों की बात करें यह निश्चित नहीं रहती है, क्योंकि 111.32 या कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है अब हमारे ग्लोब की चर्चा करते हैं। ग्लोब की चर्चा करते हैं क्योंकि ग्लोब हमारा एक बात है, ग्लोब है। ग्लोब ने सबसे पहले ग्लोब की रचना किसने की, इसका पिता किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर इसका पिता है। कौन, मार्टिन लूथर इसे पिता कहा जाता है, इसका जनक कहा जाता है। मार्टिन लूथर ग्लोब का
जनक कहा जाता है। जीरो अक्षांश रेखाओं को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। हम बात करें, यह हमारा ग्लोब हो गया जिसमें यह 0 डिग्री की रेखाएं है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के अलावा हम इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। आगे बात करें हम, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्य रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा यानी कि यह देशांतर हो गया, और इनके जो सबसे पहले 0 डिग्री की रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्य रेखा भी कहा जाता है। हम बात करें एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, आपको पता होगा कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें समय लगने वाला है 4 मिनट। एक क्वेश्चन आया था रीट 2023 में, जो भी आपको मैं बताऊंगा यह आपसे पहले ध्यान से समझ लीजिए। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। हम बात करें, यह हमारी भूमध्य रेखा हो गई, और जो भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग कहलाता है पूरा कौन सा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि यह कटिबंध हो गया। किस कटिबंध कहते हैं इस क्षेत्र को? हम इस भूमध्य के निचले वाले भी कटिबंध कहते हैं। हम बात करें कि उत्तरी यानी कि उष्ण कटिबंध तो ऊपर वाला क्षेत्र हो गया। हम बात करें नीचे, यह शीतोष्ण कटिबंध हो गया। यह ग्लोब का दक्षिणी गोलार्ध हो गया, यह उत्तरी गोलार्ध हो गया। आगे और भी बात करें हैं ग्लोब के बारे में, चलो आगे करते हैं। आगे है, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था रीट 2025 में, जो इसमें अप्रैल आ गई थी, उसका क्वेश्चन है, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय होगा? ये आपको क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है, और तभी भी ना आए तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसका राइट आंसर होगा दोपहर 2 बजे। लेकिन ये कैसे आया आपको अगले वीडियो में देखना है सॉल्यूशन, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, और यह क्वेश्चन अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आगे हम बात करें भारत की मानक समय रेखा, जो हमारी समय रेखा होती है यानी कि टाइम वाली रेखा होती है, कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है, यानी कि इसे IST बोला जाता है, या 82.5 डिग्री है। कितने? 82.5 डिग्री होने वाली है। पूर्वी देशांतर रेखा का माना गया है, जो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से, यानी कि प्रयागराज है, प्रयागराज में एक स्थान है नैनी गांव, कौन सा? नैनी गांव है, वहां से गुजरती है। आपको पूछ लिया जाए कि जो हमारी मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो प्रयागराज इलाहाबाद से नैनी गांव तक नैनी गांव से गुजरती है। और आगे हम बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम के GMT से 5.5 घंटे मिनट आगे होगा। यदि बात करें हम कि जो हमारा रियल टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम है, जो कोलकाता का है, नई दिल्ली का है, तो 5.5 घंटे आगे है। आगे बात करते हैं हम कर्क रेखा। अब बात करने वाले हैं किसकी? कर्क रेखा। कर्क रेखा के नाम यानी कि 23.5 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखाओं को कर्क रेखा कहते हैं। आपने सभी ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब से हमारे भारत के बीचों बीच एक रेखा जा रही है, उस रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा कितने डिग्री के है? 23 डिग्री 30 की है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कौन कौन से होंगे? हमारा गुजरात हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। कितने राज्य हो गए? 8 हो गए, जिसमें राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य रहने वाले हैं। इसी के साथ कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश से गुजरती है। यह हमारा मध्य प्रदेश से हो गया। सर्वाधिक लंबाई किसे गुजरती है?
मध्य प्रदेश से गुजरती है, वह सबसे कम त्रिपुरा से गुजर। क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे कि कर्क रेखा की सबसे लंबी रेखा कौन से भारत के कौन से राज्य से गुजरती है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश से। कौन से? मध्य प्रदेश से। यदि हम बात करें कि सबसे कम कौन से गुजरती है, तो आपने यहाँ पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा के अंदर से गुजरती है। आगे हम बात करें राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है। मेन मुद्दा तो हमारा राजस्थान का है कि राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। कितनी? 26 किलोमीटर है, जिसमें बांसवाड़ा के मध्य यानी कि बांसवाड़ा के बीचों बीच जो कुशलगढ़ तहसील है, कहाँ की? बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है, जो दक्षिणी तहसील है से डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा की तो कुशलगढ़ तहसील और डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। हम हमारे मैप में देखें तो यह हमारा जालौर, सिरोही, उदयपुर हो गया। हम बात करें यह डूंगरपुर हो गया और यह बांसवाड़ा हो गया। तो हम डूंगरपुर के तो कौन से? यहाँ चीखली गांव है, यहाँ से गुजरती है। और बांसवाड़ा के यहाँ कुशलगढ़ तहसील है, उसी के बीच बीच से गुजरती है। क्वेश्चन यह बनता है कि सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से सर्वाधिक गुजरती है। और न्यूनतम किससे होगा? डूंगरपुर से। क्वेश्चन यह भी बनता है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, तो जिला मुख्यालय कौन सा होगा? बांसवाड़ा होगा। क्वेश्चन यह भी बनता है कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर कौन सा जिला मुख्यालय है, तो कौन सा जिला मुख्यालय होगा? श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय होगा। आगे हम बात करते हैं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। सभी को पता है 21 जून है। 21 जून सबसे बड़ा दिन है जिसमें कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो कर्क संक्रांति भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जैसे मकर संक्रांति आती है, इसी तरह से कर्क संक्रांति भी आती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई बनती है। क्या बनती है? एक तो सबसे बड़ा दिन होगा। क्वेश्चन देखना है आपको, क्वेश्चन कहाँ बन रहे हैं, तो क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। इसी के साथ सबसे छोटी रात होगी। 21 जून को सबसे छोटी रात होगी और सबसे छोटी परछाई भी होगी। इसी कारण इसके बाद सूर्य को दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। पहले तो सूरज उत्तरायण होता है और बाद में दक्षिणायन होना चालू हो जाता है। आगे हम बात करें 21 जून को कर्क रेखा पर यह सूर्य है, यह सीधा चमकेगा। क्या चमकेगा? सूर्य चमकेगा। बाद हम बात करें, पहले यहां से चलते हैं। यह 22 दिसंबर यह सूर्य है हमारा। यह सूर्य सबसे पहले 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। किस रेखा पर सीधा चमकेगा? मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। तो इसके बाद वहां पर ज्यादा गर्मी होगी, यह दक्षिणायन होगा। फिर उत्तरायण चलेंगे, सूर्य यहाँ पर आएगा, यह हमारी भूमध्य रेखा होगी। इस पर हम बात करेंगे 21 मार्च को यहाँ पर सीधा चमकेगा। 21 मार्च को यदि सीधा चमकेगा तो यहाँ पर दिन रात और बराबर होंगे। यहाँ पर यह बात करें दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा, तो 22 दिसंबर को होगा। हम बात करें दिन रात कब बराबर होंगे, तो 21 मार्च को दिन रात बराबर होंगे। फिर आगे जाता है, जैसे जैसे उत्तरायण में जाता है तो 21 जून को सीधा कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा। तो सूर्य इधर इस स्थान से गर्मी बढ़ना स्टार्ट होगी। तो गर्मी कहाँ पर होंगी? जिस तरफ सूर्य जाएगा उस तरफ से गर्मी होगी। यदि सूर्य इस तरफ उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आएगी। यदि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य आता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आएगी। यह आपको ध्यान रखना है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। फिर धीरे धीरे दक्षिणायन में चलता है तो यहाँ भूमध्य रेखा पर आता है। तो 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात 2 दिनांकों को बराबर होते हैं, जिसमें एक तो 21 मार्च है और एक है 23 सितंबर। आगे हम बात करते हैं
यह हमारा है कि 21 जून को सबसे पहले यानी कि 21 जून यानी कि यहाँ पर हमारा सूर्य रहने वाला है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, सीधा मकर रेखा पर चमकेगा। कहाँ पर चमकेगा? मकर रेखा पर चमकेगा। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 23 सितंबर हो 22 दिसंबर होगा। कौन सा होगा? 22 दिसंबर होगा। फिर सूर्य जाता है भूमध्य रेखा की तरफ यानी कि उत्तरायण की ओर बढ़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी स्टार्ट हो जाती है और उस तरफ से हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान की तरफ गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर 21 मार्च को वो दिन बराबर हो जाएंगे। 23 सितंबर और 21 मार्च को हमारे दिन रात बराबर होंगे। फिर बात करते हैं कर्क रेखा। 21 जून को कर्क रेखा पर गुजरेगा। क्या गुजरेगा? 21 मार्च को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें शीत ऋतु होंगे और राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ेगी यानी कि सीधा चमकेगा। तो हमारा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंतर्गत भी तेज गर्मी होगी। आगे हम बात करते हैं, ये हमारा है सूर्य की किरणों का सर्वाधिक। यह हमारा राजस्थान होगा। कुछ बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक से क्वेश्चन में होगा सूर्य की किरणों का सर्वाधिक, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन व लंबवत। सूर्य की किरणें राजस्थान में सीधी कहां पर पड़ती हैं? कौन से जिले में पड़ते हैं? तो आपको बताना है बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक लंबवत व सीधे गिरेंगे। बात करें यह सूर्य है, यह राजस्थान है, यह कर्क रेखा है, तो यहाँ पर सीधी सूर्य की रेखा पड़ेगी। आगे बात करते हैं सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में। सबसे तिरछी कहां पर पड़ेंगे? तो आपको बताना है गंगानगर में सूर्य की सबसे तिरछे पड़ेंगी। हम बात करें सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, कहाँ दिखता है, तो हम बात करेंगे धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उगता है। बांसवाड़ा से श्री गंगानगर, बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है यानी कि यह बांसवाड़ा होगा। उधर गंगापुर के आएंगे जाए तो तिरछापन हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। आगे हम नए और वीडियो बना सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।